छात्रों, आज हम 65वीं मुख्य परीक्षा के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इस लॉकडाउन में बीपीएससी के द्वारा डेट की घोषणा ने कई छात्रों को चौंका दिया है। छात्र ये समझ रहे थे लॉकडाउन के पूर्ण रूप से खत्म होने के बाद ही एग्जाम होंगे, सितंबर या इलेक्शन के बाद, लेकिन अचानक घोषणा करने से स्थिति थोड़ी सी पैनिक हो गई है। एक तो सारे कोचिंग संस्थान बंद है और लॉकडाउन की पीरियड में स्टडी सही से हो नहीं पाई क्योंकि मार्गदर्शक की ज़रूरत थी, और अभी भी वो मिल नहीं पा रहा है। तो एक ऊहापोह की स्थिति है छात्रों में, क्या पढ़ें, कैसे उसको अभ्यास करें। मेरा अपना मानना है कि मेंस वैसे भी कंप्लीट सिलेबस पढ़ने का नाम नहीं है। यू हैव टू सेलेक्ट द टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक। यू हैव टू सेलेक्ट 30% ऑफ सिलेबस और उसका आप कंप्लीट रूप से तैयारी करें और उसका बार बार अभ्यास करें। अब 1 महीना है, 1 महीना में आप किस तरह की रणनीति अपनाएं जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके, हाई स्कोर हो। इस संदर्भ में मेरी एक रणनीति है, आप उस पर गौर करें। मुझे लगता है आपको फायदा होगा। हमने GS1, GS2 को संदर्भित करके इस क्लास को देने का निर्णय लिया है। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पे अगर 64वां मेंस को देखेंगे तो डायनेमिक चेंज हुआ है। पहले एक फिक्स टर्म हुआ करता था, बिहार से संबंधित जनजातीय विद्रोह, संथाल, फिर मुंडा। किसान में कभी चंपारण, कभी सहजानंद सरस्वती। पाल कला, मौर्य कला, पटना कलम, इस तरह से वाइस वर्सा। तो छात्र 7-8 क्वेश्चन की तैयारी करके निश्चिंत हो जाते थे। 64th में डायनेमिक इसका चेंज करा गया है और इसमें रियल में जो सिलेबस है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसको सही शेप में दिया गया है और शायद उसको फॉलो करा जाएगा। मेरे अनुसार आप हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में कहां कहां ध्यान दें, उस पर गौर कीजिएगा। पहला, आप किसान आंदोलन को देखेंगे। किसान आंदोलन, अब इसके किसान आंदोलन के स्वरूप और उसका प्रभाव क्या हुआ उसके बारे में जानेंगे। ध्यान रखिएगा, यह बिहार नहीं, भारत के संदर्भ में आना चाहिए, भारत और बिहार दोनों के संदर्भ में। तो पहले एक क्वेश्चन बनाएंगे भारत के संदर्भ में, किसान आंदोलन का स्वरूप क्या था, 18वीं शताब्दी में क्या स्वरूप था, 19वीं शताब्दी में क्या स्वरूप था, 20वीं शताब्दी में क्या स्वरूप था, और उसका प्रभाव क्या क्या हुआ, परिणाम क्या क्या आया। तो भारत के संदर्भ में भी और बिहार के संदर्भ में भी इसको बढ़िया से आप कर लेंगे। दूसरा, एक सांप्रदायिकता का विकास कैसे कैसे हुआ भारत में, इसको आप देखेंगे। सांप्रदायिकता का विकास भारत में कैसे कैसे हुआ उसको देखेंगे। तीसरा, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी भारत और बिहार दोनों के विशेष संदर्भ में देखेंगे। उसके बाद चौथा,
पटना कलम। लेकिन पटना कलम में सिर्फ उसकी विशेषता नहीं, उसकी प्रासंगिकता, उसकी व्यावसायिकता, वर्तमान के संदर्भ में इसको आप करेंगे। पांचवा आप पाल कला कर लेंगे, सेफ रहेंगे। लेकिन ये सभी लोग कह रहे हैं मैं इसका एक नया चीज दे रहा हूं, आप इस दोनों से छोड़ करके एक आप नोट्स इसका बनाइएगा। बिहार में कला का विकास, ये बनाइएगा, बिहार में कला का विकास या बिहार की कला की मुख्य विशेषता, बिहार या बिहार की कला की मुख्य विशेषता, इस पर फोकस कीजिएगा। पटना कलम पाल कला देख जरूर लीजिएगा बढ़िया से, लेकिन ये एक नया से बना लीजिएगा। बिहार में जो जितनी भी कलाएं हैं उसका आप एक हर एक का एक फुट नोट से तैयार कर लेंगे। बिहार में कला का विकास, मौर्य कला लेंगे, पटना कलम लेंगे और मंजूषा पेंटिंग लेंगे, और उसके बाद फिर तो इसके अलावा स्थापत्य में जो विकास हुआ है, पेंटिंग में जो विकास हुआ है, मूर्तिकारी में जो विकास हुआ है, उससे जुड़ा करके एक आप होल बना लेंगे बिहार में कला का विकास। छठा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1857 का विद्रोह, इसको इसका स्वरूप, कारण एवं परिणाम ध्यान में रखिएगा। ये भारत के संदर्भ में भी और बिहार के संदर्भ में भी, खास के बिहार के संदर्भ में स्वरूप का नोट्स बहुत जगह नहीं मिलता है बढ़िया से, इसको आप देख लेंगे। बिहार में 1857 के विद्रोह का स्वरूप, किसान आंदोलन, सांप्रदायिकता विकास, बिहार छोड़ो आंदोलन, पटना कलम, बिहार कला का विकास, 1857 के विद्रोह का स्वरूप। एक और आप जोड़ सकते हैं, पश्चिमी शिक्षा का विकास, पश्चिमी शिक्षा या तकनीकी शिक्षा का जो भी विकास हुआ है बिहार में, ये आप इसको देख लें। ये आप 7 टॉपिक इसको देख लें बढ़िया से, ठीक है। दूसरा हम आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन पे। ज़्यादा वेरिएशन की जरूरत नहीं, इससे आपको एक और चीज़ जो मैं जो थॉट है, विचारधारा है, उससे जुड़े प्रश्न छात्र नहीं करते हैं, लेकिन आप गांधी और टैगोर की विचारधारा को देख लीजिएगा। इन दोनों का स्पेसिफिक मैं कर देता हूं, राष्ट्रवाद या अंतर्राष्ट्रीयवाद देख लेंगे, और दूसरा गांधी जी की आप इस सब का शिक्षा भी देख सकते हैं आप, ठीक है। और गांधी जी की धर्म से संबंधित जो मान्यता है उसको आप देख लेंगे। ये 8 टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट से, इसको बढ़िया से आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जो भी डायनेमिक चेंज हुआ वो भी इसमें समाहित हो जाएगा। लेकिन इस पेपर में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है करंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ये बहुत डायनेमिक है। अब नेशनल के टॉपिक बहुत कम पूछे जाते हैं, एक आध पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन से होता है। इसको बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा और इसके टॉपिक आप सेलेक्ट कर लें और उसकी समग्रता से तैयारी करेंगे तभी आपको अच्छा आंसर होगा, क्योंकि बहुत डायनेमिक चेंज होता है, बहुत सारे टेल्स होते हैं और लगभग
3-3, 4-4 स्टेज का वो क्वेश्चन होता है, 3-3, 4 मॉड्यूल होते हैं उसमें। तो उसको आप जिस भी टॉपिक को करें गंभीरता से करें, समग्रता से करें, तो आपको काम आएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं जिस पर आप गंभीरता से विचार करेंगे तो प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन गौर से करेंगे। सबसे पहला जो हम टॉपिक देने जा रहे हैं वो नेबरहुड फर्स्ट, नेबरहुड फर्स्ट, नेबरहुड फर्स्ट। अब इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो नेबरहुड फर्स्ट जो मोदी की सरकार या नई सरकार, भारतीय सरकार ने जो पॉलिसी चलाई है, तो ये पूछा जा सकता है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कितनी सफल रही। नेपाल के संदर्भ में, श्रीलंका के संदर्भ में, बर्मा के संदर्भ में, बांग्लादेश के संदर्भ में, पाकिस्तान के संदर्भ में, तो ये आप रखिएगा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भारत की कितनी सफल रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करेंगे। ठीक है। और इसमें एक मैं और जोड़ देता हूं, मुनरो सिद्धांत से जुड़ा हुआ चीज को आप जोड़ लेंगे। मुनरो सिद्धांत, एशियाई मुनरो सिद्धांत जो है, एशियाई मुनरो सिद्धांत जिसका पालन जापान किया करता था, तो एशियाई मुनरो सिद्धांत सार्क के संदर्भ में आप देख लेंगे कि सार्क में भारत मुनरो सिद्धांत को पालन करता कि नहीं करता है, और वो पालन करने में सफल रहा कि नहीं रहा है। तो नेबरहुड फर्स्ट को करेंगे। दूसरा, जब हम सार्क की चर्चा करते हैं तो सार्क अब गैर प्रासंगिक हो गया है। ठीक है। तो आपको देखना है कि सार्क की प्रासंगिकता है या नहीं, प्रासंगिकता है या नहीं। लेकिन आप ये कोशिश करेंगे इसका आंसर देने में कि इसकी प्रासंगिकता को बनाए रखेंगे। ऐसा नहीं कि सीधा प्रासंगिक नहीं है, सार्क अभी भी प्रासंगिक है। तो सार्क की प्रासंगिकता और उसको जोड़ा जा सकता है बिम्स्टेक से, यानी क्या यह बिम्स्टेक जो है सार्क का प्रतिस्थापन कर सकती है एक, या सार्क अभी भी प्रासंगिकता है। इसको कंपेयर करके आप इसको तैयार कर लेंगे। तीसरा जो है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो है ये तालिबान पॉलिसी, अफगानिस्तान की जो तालिबान पॉलिसी है, ठीक है, अफगानिस्तान जो तालिबान का जो यूएसए का जो दोहा वार्ता दौर के बाद जो समझौता हुआ या मास्को पैक्ट हुआ था, उस संदर्भ में जैसे मान लिया अमेरिका ने समझौता किया तालिबान से कि तालिबान से वहाँ से अमेरिकी सैनिक चलेंगे, वापस आ जाएंगे और तालिबान का प्रभाव बढ़ेगा। तो तालिबान के प्रभाव पड़ने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यूएसए जो दोहा जो दौर हुआ है, वार्ता दौर, जो तालिबान को जो शामिल किया जा गया है कि जो समझौता हुआ है, तो इससे क्योंकि भारत का संबंध तालिबान से अच्छा नहीं रहा है और तालिबान से अच्छा भी नहीं रहा है, वो एक समस्या है। दूसरा, अफगानिस्तान में भारत बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अफगानिस्तान से हमारा सेंट्रल एशिया का एनर्जी लाइन जुड़ा हुआ है, हमारा चाबहार बंदरगाह का लाइन जुड़ा हुआ है, तो वो सब प्रभावित हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत अफगानिस्तान यूएसए के ट्रायंगल में देखिएगा, यूएसए ने जो समझौता किया अफगानिस्तान के तालिबान से, तो भारत का इसमें क्या प्रभाव होगा भारत पर, ठीक है। तो वो आप सेंट्रल एशिया क्या प्रभाव पड़ेगा, ईरान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अफगानिस्तान जो तालिबान समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के रखें, ये क्वेश्चन आ सकता है। चौथा जो हम टॉपिक जो कर रहे हैं वो एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट भारत नहीं जुड़ने के बावजूद एशिया पैसिफिक पॉलिसी पर जो है भारत ने एक मंत्रालय में एक अलग विभाग स्थापित किया है, और आप ये कह सकते हैं एशिया पैसिफिक पॉलिसी जो है भारत की रिवर्स स्टिंग पॉलिसी से प्रेरित है।
मतलब चीन के प्रभाव को कम करने के संदर्भ में एशिया पैसिफिक पॉलिसी चलाई जा रही है। तो एशिया पैसिफिक पॉलिसी की, भारत की पॉलिसी की क्या मायने हैं, इसका निशाना किधर है और कौन कौन इससे जुड़ रहे हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जुड़ रहे हैं एशिया पैसिफिक से, और एपेक सब जुड़ सकते हैं, एशियान को जोड़ा जाता है। तो एशिया पैसिफिक पॉलिसी जो है ये ओवरऑल शेप में इसको आप बढ़िया से गंभीरता से देख लेंगे। दूसरा, पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा जो है इसके महत्व, क्योंकि इसका वैश्विक राजनीति में भारत के पक्ष को रखने में या भारत की अर्थव्यवस्था में इंडियन डायस्पोरा का क्या महत्व है, इसको आप देख लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छठा जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक मानते हैं, इंडिया इंडो चाइना पॉलिसी। अब इंडो चाइना पॉलिसी को थोड़ा सा गंभीरता से सोचिएगा। इंडो चाइना पॉलिसी आप सिर्फ अभी आप ये सीमा विवाद को लेकर के नहीं समझेंगे, निश्चित सीमा विवाद को आप देख लेंगे, ठीक है, ट्रेड को देखेंगे, लेकिन इसको और डायनामिक जोड़ना है। इंडो चाइना यूएसएसआर, ये तीनों का त्रिकोण, इंडो चाइना यूएसएसआर का त्रिकोण, ये आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। क्योंकि अब जैसे मान लिया वार हुआ इंडिया चाइना में, तो यूएसएसआर की क्या भूमिका होगी, और अगर ये तीनों चीज मिलता है तो क्या स्थिति होगी, ठीक है। तो इंडो चाइना यूएसआर को देखेंगे। फिर इंडो चाइना यूएसए, जैसे इंडो चाइना में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो यूएसए इधर से आएगा या नहीं आएगा, या ये इस तरीके से देखेंगे। दूसरा है जब ट्रेड वार आ रहा है, ट्रेड वार यानी संरक्षणवाद को लेकर के, संरक्षणवाद जो हो रहा है, ट्रेड वार, तो उसमें फिर इंडिया चाइना मिल करके जो यूएसए और वेस्टर्न कंट्री का वो है। तो इंडो चाइना को आप इंडो चाइना तक ही नहीं सीमित रखें, यूएसएसआर और यूएसए जोड़ेंगे। फिर सातवां रखिए इंडो यूएसए, इसमें भी आप इंडो यूएसए को चाइना से तो कोई जोड़ ही रहे हैं, आप यहां पे एक ईरान से जोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसको आप सेव करेंगे और ईरान से जोड़िए, फिर अफगानिस्तान से भी इसको जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो वो आप इसको यहां पे जोड़ेंगे। आठवां है मिडिल ईस्ट जो पॉलिसी है, मिडिल ईस्ट पॉलिसी, उसमें जो है एक आप उस मिडिल ईस्ट पॉलिसी में अगर आप गौर करेंगे तो इजराइल सेंट्रिक एकता आप तैयार कर लें, और फिर कैसे भारत जो है प्रैग्मेटिक विदेश नीति के तहत इजराइल, सऊदी अरब और ईरान, तीनों को जो एक धुर विरोधी गुट हैं, तीनों जो है एक दूसरे का धुर विरोधी है, कैसे तीनों को एक मंच पे ला करके भारत अपना फायदा कर रहा है। तो मिडिल ईस्ट पॉलिसी में जो भारत की नई पहल हुई है, जो सबको, इजराइल को भी साधे हुआ है, ईरान को भी साधे हुआ है, सऊदी अरब को भी साधे हुआ है, उस संदर्भ में आप इस चीज़ को आठवां जो है सबसे महत्वपूर्ण देख सकते हैं। दूसरा, अगर इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहें तो सेंट्रल एशिया नीति में जो है एनर्जी पावर को लेकर के है, तो वो आप वहाँ भी कर सकते हैं, इंडो अफगानिस्तान वाले में भी, उसमें भी आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसी को आप फोकस करें। नौवां एक और आ सकता है कि ये जो नागरिकता है, नागरिकता वाला जो है, ये जो बिल दिया गया है नागरिकता वाला, और जम्मू कश्मीर का जो क्रिएशन है, जम्मू कश्मीर का, ये दोनों का जो है वैश्विक प्रभाव क्या हुआ है, क्योंकि अलग अलग देशों का क्या इसमें व्यू है, इससे जोड़ के एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नागरिकता संशोधन बिल से पश्चिमी देशों की क्या सोच है, इस्लामिक देशों की क्या सोच है, मिडिल ईस्ट देशों की क्या सोच है, ठीक है, वैसे जोड़ के पूछा जाता है। और जम्मू कश्मीर में जो ये
बाइफर्केशन किया गया है, स्टेट की मान्यता खत्म की गई, तो इसकी प्रतिक्रिया अलग अलग देशों की क्या रही है, तो उसको करना है। ऑल्दो मैं मानता हूँ पॉलिटी में भी ये क्वेश्चन निश्चित आएगा। तो नागरिकता और जम्मू कश्मीर का जो है ये आप कंप्लीट तैयार कर लेंगे तो ये आपका शेप तैयार हो जाएगा इंटरनेशनल रिलेशन का। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। एक और अगर आप कर सकते हैं तो मैंने जैसे कहा था ट्रेड वार, क्योंकि अभी संरक्षणवाद बढ़ रहा है, तो ट्रेड वार और ट्रेड ब्लॉक से संबंधित जो है चीज़ें हैं, आरसीपी जो छोटे छोटे ट्रेड ब्लॉक हैं, इसको देख लेंगे। ट्रेड वार और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड ब्लॉक, ठीक है, उसको आप देख लेंगे। बहुत सारे जो शेप हुए हैं, ठीक है। और इसी संदर्भ में आप ब्रिक्स का भी शेप कर लेंगे। ब्रिक्स को डेवलपमेंट बैंक से ब्रिक्स भी आप बढ़िया से देख लेंगे, ठीक है। तो 8 ये हो गया। दूसरा ट्रेड वार या प्रोटेक्शनिस्ट या ट्रेड ब्लॉक्स 9वां हुआ। 10वां मेरा जो है ब्रिक्स। ये 10 टॉपिक आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें तो आपको मेरे अनुसार छूटना नहीं चाहिए एक भी प्रश्न। तीसरा हो गया स्टैट में आप बहुत ज़्यादा काम ना करें। जो अगर आपकी समझ है तो पहला आप 10 दिन आप क्या करें, जो पीछे जो पूछे गए क्वेश्चन है उसको 2 से 3 बार बनाइए समझ के साथ। जो पिछला जो पूछा गया है 2 से 3 बार समझ बनाइए, 3 बार बना लीजिए ज़्यादा अच्छा है, और एक संतुलित समझ से बनाइए उसको, ठीक। एक दूसरा, जो बैंकिंग प्रोविजनरी ऑफिसर में या कैट में नहीं, मैट में, कैट वाला भारी नहीं पूछता, मैट में जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उसका आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। एक तो पूछा हुआ वो 10 दिन आप 3 बार बना दें, और बाकी 25-30 क्वेश्चन और उसी तरीके से मिलता जुलता उसको बार बार 2-3 बार बना लें। आप 40 से 45 क्वेश्चन बार बार बना लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। डेली आप 2-2 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। दूसरा एक बार सलाह है मेरी कि स्टैट में 64th में बहुत लोगों को परेशानी हुई। एक चीज़ ध्यान रखिएगा स्टैट में कि किसी भी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन टफ होता है, और जब छात्र क्या करते हैं उसको बनाने के में समय ज़्यादा व्यतीत कर देते हैं, और इसके कारण परेशानी ये हो जाती है कि कभी कभी नहीं बनता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो दूसरा स्टैट का क्वेश्चन भी नहीं बनता है, ठीक है। और समय भी किल हो जाता है, तो जीएस का जो आंसर है वो बहुत अच्छा नहीं बनता है और उसमें हड़बड़ी हो जाती है। तो मेरा आपको सलाह है स्टैट में कि जो लगे कि कुछ दिक्कत हो रही है तो आप ये समझ लें सभी को दिक्कत हो रही है, तुरंत उस क्वेश्चन को छोड़ें कि उस 5 क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा तो उसको छोड़ दें, बाकी रेस्ट क्वेश्चन बना लें। दूसरे भी क्वेश्चन में भी 1-2 आध क्वेश्चन ऐसा होगा तो छोड़ दीजिए। आप एक पेज छोड़ दीजिए, गैप छोड़ दीजिए कि आप दोनों मिलाकर के 7 बना लीजिए। 3 से ज़्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है, तो 7 बना के छोड़ दीजिए या 3 पेज छोड़ दीजिए जहाँ जहाँ है, और उसका सीधा जीएस लिख दीजिएगा। तो फ्रेश माइंड से आप जीएस लिखिएगा तो जीएस के भी अच्छा आंसर होगा, और स्टैट भी आपका अच्छा रहेगा, समय का बचत रहेगा। तो बाद में अगर समय बचेगा तो आप उस 3 पर कोशिश कर सकते हैं कूल माइंड से, लेकिन अगर उस पर ही फोकस करने से समझेंगे तो समय भी बर्बाद होगा और जीएस भी आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। अब हम इंडियन पॉलिटी को देखते हैं। इसके भी जो डायनेमिक बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए हैं, क्योंकि पहले से ही इसमें अच्छे प्रश्न, अप टू डेट प्रश्न आते रहे हैं। मेरा इसमें आपको 8-10 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम चर्चा कर देते हैं, आप उसको फोकस कीजिएगा। मैंने अभी तुरंत पहले कहा था कि इंटरनेशनल रिलेशन में एक तो राज्यों का निर्माण ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और विशेषकर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो इसका जो रिक्रिएशन हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 200% कहूँगा, या तो ये इसमें पूछ दिया नेशनल इंटरनेशनल रिलेशन में, या
पॉलिटी में आप 200% मान लें, इसको आप करके रखिएगा। दूसरा, नागरिकता। ये जो नागरिकता संशोधन है इसको एनपीआर, ठीक है, एनआरसी और जो ये सब जोड़ करके ये आने की संभावना है। वैश्विक प्रभाव इसका वैश्व में कैसे देखा जा रहा है उस संदर्भ में मैंने कहा था इंटरनेशनल रिलेशन में। नहीं तो यहाँ ये दोनों इंपॉर्टेंट है पूछना, मोर देन 100% कह सकता हूं मैं। तीसरा जो है वो आरक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरक्षण, ठीक है। चौथा, राजद्रोह कानून, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप बढ़िया से देख लेंगे। व्यक्ति की स्वतंत्रता में। पांचवा, ये वर्सटाइल टॉपिक है, आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसको विस्तार से देख लेंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। और उसके बाद आप एक धर्मनिरपेक्षता भी देख लेंगे। धर्म या धर्मनिरपेक्षता, ये वाला जो है टॉपिक इधर देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन, और इसको आप वर्तमान कोरोना संकट से भी जोड़ करके देख लेंगे, ठीक है, कि नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन में कितना प्रभावी रहा है विशेषकर इस संकट में, ठीक है। तो उसका क्रियान्वयन आप देख लेंगे। उसके अलावा आप सीधा बहुत ज़्यादा इधर उधर ना करें, केंद्र राज्य संबंध उस पर पूरा फोकस कर लें, केंद्र राज्य संबंध। तो आप याद रखिएगा, केंद्र राज्य संबंध को फोकस करें, कंप्लीट केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। उसके बाद इसको हर एक एंगल से देखना है केंद्र राज्य संबंध को। उसके बाद एक और बिहार से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे हिसाब से ये पूछना चाहिए था, मुख्यमंत्री की स्थिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे, मुख्यमंत्री की स्थिति। चुनाव आयोग से संबंधित बहुत चर्चा में रहा है, चुनाव आयोग, इसको भी आप कंप्लीट रूप से देख लेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेप आप उसको देखेंगे। न्यायपालिका से मुझे नहीं लगता इस बार क्वेश्चन आएगा, पिछली बार आ चुका था, बहुत अग्रेसिव से कई बार से आ रहा है, तो मैं न्यायपालिका को भी छोड़ रहा हूँ। राष्ट्रपति में एक मेरी इच्छा थी रबर स्टाम्प है या नहीं इससे जुड़ा हुआ, लेकिन अब ये नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि कंट्रोवर्सी हो जाएगी तो उसको छोड़ दीजिएगा। एक और आप देख लेंगे अनुच्छेद 356 का, राज्यपाल से जोड़ करके ये संदर्भ आप देख लेंगे, ठीक है। और एक नया संदर्भ है कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है, विधानसभा का अध्यक्ष, उसकी जो भूमिका है उसको आप थोड़ा सा एंगल बना करके देख लें, ठीक है। क्योंकि नया कई जगह विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका को लेकर के प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है, तो उसको आप देख लें, ठीक है। आप इतना कर लेंगे, मेरे हिसाब से पॉलिटी आपका तैयार है, ठीक है। अब आते हैं हम ज्योग्राफी में, जो है क्वेश्चन वो बहुत ज़्यादा नहीं है रहता है। मैं सिर्फ इस ज्योग्राफी अगर आएगा तो आपदा से जुड़ा हुआ, आपदा और उसके निदान से जुड़ा हुआ ज्योग्राफी को आप सिर्फ ये देखें, इसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। फोकस करना है इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में क्या क्या फोकस करना है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है 14वां और 15वां वित्त आयोग, ये दोनों तैयार कर लेंगे और इसको इस तरह से देखेंगे कि राजकोषीय संघवाद, राजकोषीय संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद, इसके संदर्भ में इसको देखेंगे कि ये, ठीक है ना, 14वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग,
फिर नीति आयोग, तो नीति आयोग में एक बार ध्यान गौर कीजिएगा, नीति आयोग कई सूचकांक जारी करता है, नीति आयोग कई सूचकांक जारी करता है। तो नीति आयोग, अब ये क्वेश्चन जो है सो नीति आयोग की योजना आयोग से प्रासंगिक या उसका कंपेयर आप उसको नहीं देखेंगे। नीति आयोग जो अलग अलग सूचकांक जारी करता है उसके आधार पर जो है विकास मॉडल के संदर्भ में वो क्वेश्चन आपको देखना है, नीति आयोग से जुड़ा हुआ सूचकांक, ठीक है। इसके अलावा अब आप जो बैंकिंग सेक्टर में जो संकट है, बैंकिंग, ये जो संस्थागत संकट या जो मर्जर की जो समस्या है वो, या एनपीए, ये तीनों आप देख लेंगे। एनपीए, मर्जर और संस्थागत संकट, ये बैंकिंग सेक्टर में आप इसको देख लेंगे, ठीक है। और ट्रेड वार से जुड़ा हुआ मैंने पहले भी कहा था, जो संरक्षणवाद है, पश्चिम देश जो पूंजीवादी व्यवस्था का अगुआ थे वो संरक्षणवाद की ओर मुड़ चुके हैं। तो वो क्वेश्चन मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में भी आ सकता है, ट्रेड वार या संरक्षणवाद या ट्रेड ब्लॉक से संबंधित, और यहाँ भी वो प्रश्न आ सकता है। फिर उद्योग में आप निवेश नीति को देख लेंगे, निवेश नीति जो है, और निवेश नीति जो भारत की है वो देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप औद्योगिक क्रांति 4 औद्योगिक क्रांति 4 की जो चर्चा है उसको आप देख लेंगे, ठीक है। औद्योगिक क्रांति 4 दूसरा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था उद्योग में मंदी जो है, तो मंदी का असर है, तो ये देखना है। और कोरोना के संदर्भ में अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये जो है भारत के संदर्भ में भी और वैश्विक संदर्भ में भी, ये आप उसको देख लेंगे, कोरोना का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव वैश्विक संकट में भी और भारत के संदर्भ में भी। उसके बाद जैसे एक क्वेश्चन बनता है रोजगार विहीन समृद्धि, तो रोजगार से जुड़ा हुआ, बेरोजगारी इससे जुड़ा हुआ आप देख लेंगे। खास के रोजगार विहीन समृद्धि पर जरूर चर्चा कर लेंगे कि यह जो बेरोजगारी या रोजगार पर क्या स्थिति है, तो उसको देख लेंगे। यानी रोजगार, गरीबी, ये आप एम्प्लॉयमेंट और गरीबी, पॉवर्टी, इसको आप फोकस कर लेंगे। एक और है कि समावेशी विकास जो है वो कितना धरातल पर गया है, उसको आप देख लेंगे। इन चीजों को देखने के बाद सबसे जो फोकस करना है आपको कृषि पे, ये बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कृषि में मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी के बारे में, क्या यह कृषि समस्या को निपटने में सफल हुई है? कृषि ऋण संकट या ऋण माफी का जो समस्या है या सब्सिडी का जो समस्या है, उससे जुड़ा हुआ चीज़ों पर आप ध्यान रखेंगे। फिर फूड प्रोसेसिंग यूनिट, उसका आप कैसे वो कृषि में क्रांति ला सकती है। फिर पशुपालन, हस्बेंड्री, ये कैसे कृषि में क्रांति ला सकती है, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप कैसे डेवलप किया जाता है, कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान था, है, और वर्तमान में कृषि क्यों संकट में है, उस संदर्भ में आप उसको देख लेंगे। इसके बाद आप ग्रीन रेवोल्यूशन को देख लेंगे, विशेषकर सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन पर फोकस करेंगे कि सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक राजकोषीय प्रबंधन से जुड़ा हुआ चीज़ है, उसको भी आप फोकस कर लेंगे, क्योंकि जो एनके सिंह की जो कमेटी गठित की गई थी उस पर रखेंगे। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कृषि में जो नई नई तकनीकी आई है, वह भारतीय कृषि की दृश्य को कैसे बदल सकती है, जैसे स्मार्ट जलवायु कृषि, परिशुद्ध कृषि, इस तरह की जो चीज़ आई हैं उसको आपको देखना है। दूसरा है भारत की एग्जिम पॉलिसी जो है 15 to 20
जो 21 तक एक्सटेंड कर दिया गया है उसको आपको देख लेना है। और जो अगर आप इन चीज़ों को देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, काफ़ी है ये। अब हम आते हैं साइंस टेक में। साइंस टेक में आप 3 टॉपिक को कंप्लीट करें, गंभीरता से करें। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंट, जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए, विशेषकर कोरोना संकट ने एक स्पेस दिया है जलवायु को अच्छा करने के लिए। तो जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हो सकते हैं कि पूर्व के और वर्तमान में जो संकट, कोरोना संकट आया है, उससे जलवायु फ्रेश हुई है उस संदर्भ में, और जलवायु को फ्रेश करने की नीति को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन का जितना भी पॉल्यूशन है उस सबको देख लेंगे। यानी एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन जो है उसको आप गंभीरता से पूरा देख लेंगे, एक क्वेश्चन वहां से निश्चित है। दूसरा, एनर्जी को गंभीरता से देखेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी दोनों को देखेंगे, उसमें एटॉमिक एनर्जी भी आनी चाहिए, और जितनी भी एनर्जी सोर्सेज हैं उसको आप बढ़िया से देख लेंगे। दूसरा, स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, तो उसको आप गंभीरता से हर एक कॉर्नर से देख लेंगे। और ये इन चीज़ों में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, साइंस टेक में तीनों टॉपिक में, इसमें आप इसके जुड़े हुए निदान से जुड़ा हुआ जो वैज्ञानिक प्रणाली है उस पर फोकस करना है। निदान से जो आ रहा, जैसे भूखमर किसी को अलग अलग समस्या से जोड़ करके इन तीनों टॉपिक को रखा जाएगा और उसका वैज्ञानिक निदान क्या होगा उस पर फोकस करके आप आंसर बनाएंगे। अब जैसे एनर्जी है तो उसका उपयोग, वैज्ञानिक उपयोग, उसको आप फोकस करेंगे। अगर आप सिर्फ 3 टॉपिक फोकस करें, बाकी चीज बायोटेक्नोलॉजी भी है, बहुत सारा चीज़, नैनो टेक्नोलॉजी है, लेकिन आप जितना जाएंगे तो अभी वो समय नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वाइड जाएंगे। सिर्फ 3 टॉपिक को कंप्लीट रूप से आप कर लेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप सभी छात्रों को अग्रिम शुभकामना। अगर आपको कोई समस्या और दिक्कत हो तो आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं मेरे से और या मेरे टीचर से, वो आपको सलाह देंगे कि आप कैसे इस 1 महीने में सफलता प्राप्त करें, निर्णायक सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।